going to discuss with you compounding of offenses. अब तक बच्चों हम क्या कर चुके हैं? अब तक हम कंपाउंडिंग का मीनिंग डिस्कस कर चुके हैं और एक लिस्ट बना लेते हैं कि अब तक क्या क्या किया है. ठीक है, अब तक बेसिकली हम 3 काम कर चुके हैं. अब तक हम कर चुके हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंपाउंडिंग. कंपाउंडिंग का मीनिंग हम समझ चुके हैं. दूसरा हम क्या कर चुके हैं, आप ध्यान दीजिए, हम प्रिंसिपल्स ऑफ कंपाउंडिंग कर चुके हैं. एक काम हम और कर चुके हैं. वो क्या कर चुके हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे, हम कर चुके हैं कंपाउंडिंग अंडर कंपनीज एक्ट 1956 हम कर चुके हैं. तो आज के इस सेशन में हमें क्या करना है, आज के इस सेशन में हम कंपाउंडिंग अंडर सेबी करेंगे और कंपाउंडिंग अंडर फेमा करेंगे. तीन काम हम आज के इस सेशन में करेंगे. आज के इस सेशन में हम 3 काम करेंगे. एक हम करेंगे बेटा कंपाउंडिंग अंडर सेबी एक्सेप्ट कंसेंट ऑर्डर. यानी कंसेंट ऑर्डर के लिए एक और क्लास आपको मैं, एक और सेशन आपको दूंगा. एक्सेप्ट कंसेंट ऑर्डर. तो कंसेंट ऑर्डर के अलावा हम सेबी का कंपाउंडिंग करेंगे और अंडर फेमा हम करेंगे डिस्कस बात. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर हम कंपाउंडिंग डिस्कस करेंगे आपके साथ. एक काम हम और करने वाले हैं और वो क्या है, हम करेंगे कंपाउंडिंग अंडर सीआरपी. सीआरपी से शुरुआत करेंगे. अपने लेक्चर की हम शुरुआत ही सीआरपी से करेंगे बेटा. चलिए, सीआरपीसी से करेंगे, फिर हम कंपाउंडिंग सेबी का करेंगे और फिर लास्ट में फेमा का करेंगे. आज के इस सेशन में आप बहुत ध्यान से देखना, एग्जामिनेशन क्वेश्चन हो सकता है आज के इस सेशन में. तो बहुत ध्यान से आपने मेरी बात को समझना है. जो मैं बोर्ड पे लिखूं उसको नोट करना है. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कंपाउंडिंग अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973. सेक्शन 320 है. शाबाश बेटा. सेक्शन 320 है यहां पर. ये इंडियन पिनल कोड में
जो भी पेनल्टीज आपके ऊपर इंपोज हैं, तो सेक्शन के अंदर पेनल्टीज फॉर आईपीसी, तो इनके लिए कंपाउंडिंग अलाउड है और डिफरेंट कंपाउंडिंग प्रिंसिपल्स आप कर चुके हैं, उन प्रिंसिपल्स के तहत कंपाउंडिंग अलाउड है। शाबाश बेटा। तो आप नोट करेंगे सेक्शन 320 परमिट्स कंपाउंडिंग ठीक है बेटा, ऑफ वेरियस ऑफेंसेस, ऑफ सभी तरह के नहीं है लेकिन कई ऑफेंसेस कंपाउंडेबल हैं। वो कंपाउंडिंग के प्रिंसिपल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, अगर आपने वो पढ़े हैं तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से हैं। ठीक है, वेरियस ऑफेंसेस अंडर इंडियन पिनल कोड, नंबर एक चीज। नंबर दूसरी चीज, तो ये कंपाउंडिंग जो आप अलाउ कर रहे हैं, आप नोट कीजिए, सच कंपाउंडिंग ठीक है, सच कंपाउंडिंग कैन बी डन। ये कंपाउंडिंग कब हो सकती है? आइदर बिफोर और आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। ये कंपाउंडिंग सूट के इंस्टीट्यूशन से पहले भी हो सकती है और ये उसके बाद भी हो सकती है। ठीक है, कैसे होगी, हाउ वाली बात हम करेंगे। कैसे होगी? बाय पेइंग कंपाउंडिंग चार्जेस। ठीक है बेटा, तो अगर आप कंपाउंडिंग चार्जेस पे करेंगे देन प्रोसिक्यूशन, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन विल नॉट बी लॉन्च्ड, यानी मुकदमेबाजी आपके ऊपर नहीं की जाएगी। विल नॉट बी लॉन्च्ड, और वेयर it has launched or where it was launched, it will be withdrawn. तो आपको ये बाकी की बातें आप रीड विद रेस्ट, इसके ऊपर जो भी है रीड विद प्रिंसिपल्स ऑफ कंपाउंडिंग। आपने ये बातें कंपाउंडिंग के प्रिंसिपल्स के साथ पढ़नी है, जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है बेटा, तो सम कंपाउंडिंग्स आर अलाउड डायरेक्टली। एक चीज और नोट की लीजिए बेटा, सम ऑफेंसेस ऐसे लिखिए बेटा, कंपाउंडिंग अंडर
some offenses are expressly provided whereas some offenses are compoundable with permission of court। तो आपने ये बात लास्ट पैराग्राफ ध्यान से नोट करना है। कंपाउंडिंग अंडर some offenses are expressly provided whereas some offenses are compoundable with permission of court। आइए बेटा, सीआरपीसी की तो बात हमने डिस्कस कर ली, अब हम सेबी की और बात डिस्कस कर लेते हैं। सेबी क्या कहता है आपसे बेटा? सेबी की बात मैं और डिस्कस करना चाहता हूं आपसे जल्दी से। सेक्शन 24A है बेटा, वहां पर जो कंपाउंडिंग अलाउड करता है। किसी भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास आपका केस पेंडिंग है और आप चाहते हैं कि कंपाउंडिंग हो जाए, सेक्शन 24A, ठीक है। एक बार इसका प्रोसीजर मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पार्टी है बेटा, ये पार्टी की क्या खास बात है? दिस पार्टी विश कंपाउंडिंग। अंडर सेक्शन 24A ऑफ सेबी। तो मुकदमेबाजी चल रही है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, यानी कोर्ट के पास मुकदमा चल रहा है। तो कंपाउंडिंग पार्टी चाहती है तो कोर्ट के पास एप्लीकेशन आपको करनी होगी, कोर्ट के पास एप्लीकेशन भेजनी होगी। जब कोर्ट के पास आप एप्लीकेशन भेजेंगे तो कॉपी ऑफ एप्लीकेशन आप फाइल करेंगे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ऑफ सेबी के पास आप कंपाउंडिंग चाहते हैं, आप एक एप्लीकेशन सेंड करेंगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। उस एप्लीकेशन की एक कॉपी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ऑफ सेबी के पास आप भेज देंगे और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ऑफ सेबी क्या करेगा बेटा? एक इन्होंने हाई पावर कमेटी बोलते हैं उसको, उसके पास कमेटी के पास प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट उसको रिकमेंड कर देगी, कमेटी उसको रेफर कर देगी। यहां बेटा उस अपील को हाई पावर कमेटी के पास रेफर कर देगी। हाई पावर कमेटी अपने रिकमेंडेशंस देगी बेटा। अपना हाई पावर कमेटी अपना
पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करेगी, आप कह सकते हैं, या अपने रिकमेंडेशंस देगी। सेबी कमेटी का ये पॉइंट ऑफ व्यू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाएगा और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फाइनली कंपाउंडिंग ऑर्डर पास करेगी। दिस इज स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर 4 एंड स्टेप नंबर 5। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है बेटा? आइए इसको एक बार नोट कर लेते हैं। कंपाउंडिंग अंडर सेबी, आइए इसको एक बार नोट कर लेते हैं। शाबाश। सेक्शन 24A of SEBI Act permits compounding of offences by the court in respect of criminal prosecution proceedings. This section has overriding effect over provision of CRPC. ठीक है बेटा, अगर कोई केस में सेबी एक्ट के अंदर कोई केस चलाया जा रहा है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चलाई जा रही है, तो सेक्शन 24A ओवरराइडिंग इफेक्ट बता रहा है, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 320 फॉलो नहीं किया जाएगा, सेक्शन 24A ऑफ सेबी फॉलो किया जाएगा। तो जो पार्टी, एनी पार्टी हु विश टू कंपाउंड एन ऑफेंस शैल फाइल एन एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट। तो सबसे पहले कोर्ट के पास एप्लीकेशन भेजनी है बेटा, where complainant is pending with a copy addressed to the prosecution division enforcement department सेबी मुंबई ऑफिस। एक एप्लीकेशन आपको कोर्ट को देनी है, उसकी कॉपी प्रोसिक्यूशन डिवीजन को भेजनी है, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ सेबी मुंबई ऑफिस को आपने एक कॉपी भेजनी है। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट क्या करेगा, उस कॉपी को फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, which will forward the application request to be placed before the high power committee। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट हाई पावर कमेटी के पास उसको उस एप्लीकेशन को भेज देगा बेटा। टर्म्स ऑफ कंपाउंडिंग एज रिकमेंडेड बाय सेबी एज रिकमेंडेड बाय द कमेटी ऑफ द सेबी। ठीक है बेटा, अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है बेटा, वुड बी प्लेस्ड बिफोर द कोर्ट बाय द प्रोसिक्यूशन डिवीजन बाय वे ऑफ रिटन सबमिशन और एप्लीकेशन एज एप्रोप्रिएट फॉर पासिंग ऑर्डर्स एज द कोर्ट्स डीम फिट। तो सेबी पहले एनफोर्समेंट डिवीजन के पास जाएगा, एनफोर्समेंट डिवीजन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एनफोर्समेंट डिवीजन कमेटी के पास भेज देगा, कमेटी उसको विचार विमर्श करेगी विद डिस्कशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और अपने रिकमेंडेशंस कोर्ट को देगी। कोर्ट को जैसा लगेगा वैसा वो कर लेगा, कंपाउंडिंग अलाउ करेगा या डिसअलाउ करेगा। चलिए बेटा, तो आज की क्लास में हमें करना क्या था? आज की क्लास में हमें कंपाउंडिंग अंडर सेबी करना था, वो हमने कर लिया। कंपाउंडिंग अंडर सीआरपीसी करना था, वो हमने कर लिया। और इससे पहले हम क्या कर चुके हैं? इससे पहले हम 3 काम कर चुके हैं। मीनिंग ऑफ कंपाउंडिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग अंडर कंपनीज एक्ट 1956। तो ये सारा मिला के कंपाउंडिंग लगभग हम कर चुके हैं जो हमने करना था। एक कंसेंट ऑर्डर बचा है कंपाउंडिंग का, वो मैं आपको लेटर ऑन करवाऊंगा, आज के इस सेशन में नहीं कराऊंगा। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंडिंग अंडर फेमा। पर्सन्स हु हैव फ्लोटेड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिन्होंने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर फॉल्ट किया है, डिफॉल्ट किया है, विल बी अलाउड टू सेटल द ऑफेंस बाय पेइंग मॉनेटरी पेनल्टी। यानी कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है कि आप मॉनेटरी कंपाउंडिंग चार्जेस पे करके आप बच सकते हैं, आप प्रोसिक्यूशन से बच सकते हैं। यानी जो आपने ऑफेंस किया है उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन से बच सकते हैं। इसको पेनल्टी कोई एक्ट कह देता है, कोई एक्ट कंपाउंडिंग चार्जेस कह देता है। आपको स्पिरिट ऑफ लॉ समझनी है, वर्ड्स के ऊपर नहीं जाना, स्पिरिट ऑफ लॉ आपने यहां पे समझना है।
तो कई बारी हम इसको क्या कह देते हैं, कई बारी हम इसको कह देते हैं कि कंपाउंडिंग चार्जेस, और कई बारी हम इसको कह देते हैं कि क्या है जी, ये पेनल्टी है। तो पर्सन्स हु हैव फ्लोटेड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट विल बी अलाउड टू सेटल द ऑफेंस बाय पेइंग मॉनेटरी पेनल्टी। तो यहाँ पे इसको कंपाउंडिंग चार्जेस को क्या नाम दे रहे हैं, मॉनेटरी पेनल्टी का नाम दे रहे हैं। फर्क नहीं पड़ता, स्पिरिट से फर्क पड़ता है, वर्ड से फर्क नहीं पड़ता। चलिए, सेक्शन 15 empowers the Directorate of Enforcement and Reserve Bank of India to compound offenses। ये मेन चीज आपको याद करने वाली है। सेक्शन 15 empowers the Directorate of Enforcement and Reserve Bank of India to compound offenses। This section provides the contravention under section 13 may be compounded within 180 days from the receipt of application। जो सेक्शन 13 के अंदर कंट्रावेंशन फेमा के अंदर हुआ है, आपसे 180 दिन का टाइम दे रहे हैं फ्रॉम द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, मे बी कंपाउंडेड विद इन 180 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। तो सेक्शन 13 के अंदर कंपाउंडिंग अलाउड है, ठीक है बेटा। सेक्शन 15 के अंदर कंपाउंडिंग अलाउड है फॉर द ऑफेंसेस जो आपके साथ ऑफेंस हुआ है, जो आपके द्वारा ऑफेंस हुआ है अंडर सेक्शन 13। ये बात याद रखनी है आपने। तो लिमिटेशन पीरियड क्या रखा है, 180 दिन के अंदर आप, ठीक है, उसको कंपाउंड करा सकते हैं फ्रॉम द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। नो कंट्रावेंशन शैल बी कंपाउंडेबल अनलेस द अमाउंट इन्वॉल्व सच कंट्रावेंशन इज असर्टेन्ड एंड क्वांटिफाइबल। अगर आपने कोई ऑफेंस किया है, फ्लोट किया है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को, और जो अमाउंट है वो अनअसर्टेनेबल है, जो पेनल्टी है, जो आपसे जो आपके ऊपर जो अमाउंट इंपोज किया जाना है, जो डिस्प्यूट है, उसका अमाउंट असर्टेनेबल नहीं है, यानी उस अमाउंट को भी कैलकुलेट करना है, उसको क्वांटिफाई करना है। तो जब तक आप उस अमाउंट को क्वांटिफाई नहीं कर लेते, कंपाउंडिंग अलाउड नहीं होगी, ठीक है बेटा। वेयर द कंट्रावेंशन हैज बीन कंपाउंडेड नो प्रोसीडिंग, तो वही प्रिंसिपल है बेटा, जहां आपको कंपाउंडिंग अलाउड हो गया, अगर कंपाउंडिंग अलाउड हो गया तो प्रोसिक्यूशन नहीं चलाया जाएगा, ठीक है बेटा। इन जनरल आरबीआई इज एम्पावर्ड टू कंपाउंड द ऑफेंसेस अंडर फेमा, यानी आरबीआई इज द, इन जनरल आरबीआई इज द स्पेसिफिक जनरल अथॉरिटी। इन जनरल आरबीआई कंपाउंडिंग के मुद्दों को देखेगी। However, the compounding of offences under हवाला transactions would be dealt by Directorate of Enforcement। यानी मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस होंगे, हवाला के जो केसेस होंगे, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को, यानी आप मनी लॉन्ड्रिंग समझते हैं ना बेटा, जो आप ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। आपने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट शायद पढ़ा होगा, पढ़ा है तो आप मनी लॉन्ड्रिंग को समझते हैं। अगर नहीं भी पढ़ा तो आप समझ लीजिए हवाला ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। व्हेन यू कन्वर्ट ब्लैक मनी, अनकाउंटेड मनी इनटू व्हाइट मनी और अंडर काउंटेड मनी, तो उसको बोलते हैं बेटा हवाला ट्रांजैक्शंस। इन जनरल कंपाउंडिंग की पावर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, बट फॉर हवाला ट्रांजैक्शंस कंपाउंडिंग कौन करेगा बेटा, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट कंपाउंडिंग करेगा। The order passed by RBI will be applicable for a period of 3 years। 3 साल तक वो ऑर्डर एप्लीकेबल है। अगर आप सेकंड ऑफेंस करते हैं, यानी इसका मतलब क्या है कि अगर कोई कंपाउंडिंग आपको अलाउ की गई है तो 3 साल तक आप ऑफेंस करेंगे उसी नेचर का। 3 साल तक अगर आप उसी नेचर का ऑफेंस करेंगे तो फिर वापस कंपाउंडिंग नहीं करा पाएंगे। आप कंपाउंडिंग तभी करा पाएंगे जब 3 साल एक्सपायर हो जाएंगे। तो इस लास्ट पैराग्राफ को आप ध्यान से समझिए, आप इस लास्ट पैराग्राफ को बच्चे ध्यान से समझिए। द ऑर्डर पास्ड बाय आरबीआई विल बी एप्लीकेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years इफ अ सेकंड ऑफेंस इज committed after the expiry of 3 years। It will deemed be as fresh contravention and not be repetition of earlier one।
क्या मतलब है बेटा इस बात का? आइए मैं आपको थोड़ा सा एलोबरेट कर देता हूं, समझा देता हूं। ठीक है, तो कंपाउंडिंग अंडर फेमा, यहां पे कंपाउंडिंग आपने करवाई है 3 इयर्स। आप सेम ऑफेंस करते हैं, कंपाउंडिंग अलाउड नहीं करेंगे, यानी इन 3 साल तक आप ऑफेंस करेंगे, सेम सिमिलर ऑफेंस करेंगे, तो कंपाउंडिंग आपको अलाउ नहीं करेंगे। और अगर आप इसी नेचर का ऑफेंस 3 साल के बाद करेंगे तो ये फ्रेश कंट्रावेंशन माना जाएगा, यानी यहां आपको कंपाउंडिंग अलाउ कर सकते हैं। तो कंपाउंडिंग यहां पे अलाउ हो सकती है, यानी एक बार ही ऑफेंस करने के बाद आप 3 साल तक उसी नेचर का ऑफेंस ना करेंगे तो फिर कंपाउंडिंग नहीं होगी, यानी पेनल्टी देके फिर छूट नहीं पाओगे, फिर तो प्रोसिक्यूशन चलेगी, जेल भी हो सकती है और पेनल्टी भी लग सकती है। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। आज के लिए बेटा इतना ही है, आप ध्यान से नोट करेंगे। और एक और छोटा सा लेक्चर, छोटा सा सेशन एक और दूंगा कंपाउंडिंग के ऊपर, उसमें हम डिस्कस करेंगे कंसेंट ऑर्डर्स अंडर सेबी एक्ट 1992। दैट्स इट फॉर दिस सेशन।